जी सर, प्रणाम आपको। धन्यवाद। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अभी म्यूट हैं। सर गुड मॉर्निंग। आप म्यूट कर लीजिए और वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। वीडियो मेरा ऑन है। वीडियो ऑन है। हाँ। हाँ वीडियो। थैंक्स सर, आ गया सर, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा जी नमस्कार जी। और बहुत धन्यवाद आप सभी का। और लगातार सुभद्रा सिस्टर मुझसे मिलती रही हैं और इन विषयों पर चर्चा करती रही हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तमाम व्यवस्था के बावजूद हम लोग आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। और मैं तो इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहा हूँ। लिंक मुझे थोड़ा देर से मिला, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अभी जुड़ पाया तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं सभी आयोजकों और तमाम जो दर्शक है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं सीनियर मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट और योग इंचार्ज आईएमएस में हूँ और प्रोफेसर रैंक में हूँ। और हम लोगों ने मैंने बैचलर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, एमएससी इन योगा से लेकर के स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अलावा विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, चाहे हार्वर्ड हो, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन हो, इन सब में हम लोगों ने पढ़ाई की। मैं आईएम नागपुर और एम्स नागपुर से मैंने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की भी पढ़ाई की है। साथ साथ आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मद्रास से हम लोगों ने कई विषयों में पढ़ाई की है, जिसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन और रिसर्च मेथोलॉजी जैसे विषय भी शामिल है। मैं नियमित रूप से अखबारों में लिखता रखता हूँ। माफ करेंगे। साथ ही बहुत सारे आध्यात्मिक और सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा हूँ। और आप सभी की कृपा से हम लोगों ने समाज में बहुत सारे सार्थक बदलाव किए हैं। इन विषयों पर फिर कभी। लेकिन आज जो हमारा विषय है, जिसकी हम लोग चर्चा की थी पहले सिस्टर से, कि हम लोग बात करेंगे कि रोल ऑफ एक्सरसाइज इन योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज एक्सरसाइज। सबसे पहले जाने कि व्यायाम क्या है। तो व्यायाम है का जो डेफिनेशन है वह स्ट्रक्चर, प्लान एंड रिपीटेड बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। यानी हर चीज एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। उसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और रिपीटिशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए पर्सन who takes a walk 3 days in a week, every alternated, that means then it is called exercise. It means it is structure. यानी कि हफ्ते में कोई व्यक्ति अगर 3 बार घूमता है 1 किलोमीटर, तभी वो एक्सरसाइज कहलाएगा, अन्यथा वो एक्सरसाइज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसी तरह से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग ये होनी चाहिए, जैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक्सरसाइज किसको कब बताना है। एक्सरसाइज चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर आप कमर दर्द है, तो कमर दर्द में हम लोग पहले टेंशन बता सकते हैं। इसके अलावा अर्ध शलभासन बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पूर्ण शलभासन बता सकते हैं। लेकिन अगर एक्सरे एमआरआई में कुछ चेंजेस अलग होंगे, मैकेनिकल लो बैक पेन नहीं है, कई अन्य कारणों से लो बैक पेन है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकती है, पीआईवीडी हो सकती है, इसके अलावा कई अन्य प्रकार के कई बार जो जन्मजात विकलांगता हो सकती है, जन्मजात बीमारियां हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा होता है, उसके कारण ही कमर दर्द हो सकता है। तो वहां पर हमारा एक्सरसाइज पैटर्न बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। फिजियोथेरेपी डजंट कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्सरसाइजेस, बट इट कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स लाइक इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास 100 से ज्यादा मशीनें होती हैं। और जो हाइड्रोथेरेपी है उसमें अरबों रुपए की मशीनें होती हैं, जैसे स्टीम थेरेपी है, इसके अलावा हमारा जकूजी बात है। इस तरह बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो ये सब फिजियोथेरेपी के हिस्से हैं और इसमें एक्सरसाइज का बहुत बड़ा योगदान है। और इन सबों से स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, क्योंकि कमर दर्द हो या कहीं पर भी कोई विकलांगता हो या अन्य प्रकार की जो नस और स्नायु की समस्याएं हैं, तो उसको फिजियोथेरेपी और योग से ही ठीक किया जा सकता है। उसमें दवाओं का बहुत ज्यादा कारगर रोल नहीं है। अब आते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज और योग करते, योग क्या है। हम सभी जानते हैं योग इज ए वे ऑफ लिविंग। ये एक कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, क्योंकि जो हमारा सबसे प्रमुख जो योग है आज के समय में, जिसको हम लोग जानते हैं, डेट इज कॉल्ड अष्टांग योगा। अष्टांग योगा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। तो जब ये आठों चीजें मिलती हैं तो इसको हम लोग अष्टांग योग कहते हैं। जैसे योग के अन्य भी प्रकार हैं, जैसे हम लोग स्वर योग जानते हैं, नाद योग जानते हैं, भक्ति योग जानते हैं, हठ योग जानते हैं। लेकिन वो के योग के अलग अलग प्रकार है। लेकिन जो हम जिस योग को आज सबसे ज्यादा जानना है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय महर्षि पतंजलि के की जो पुस्तक है उस पर हम जो योग करते हैं, तो वह अष्टांग योग है। और अष्टांग योग में 8 हिस्से हैं।
इस 8 हिस्से में जो पहले 4 है वो बहिरंग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, और उसके बाद अंतरंग योग है, यानी कि इनर जो हम लोग अपनी जो क्लिनिफिकेशन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उन सब से संबंधित है। क्योंकि इन सबों का चिकित्सकीय फायदा है, बीमारियां कम होती हैं, हम बेहतर होते हैं या बीमार नहीं पड़ते हैं, इसलिए योग का प्रयोग जो है हम लोग चिकित्सा शास्त्र में कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी के लिए, कि योग और एक्सरसाइज में मूल रूप से अंतर क्या है और इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हम लोग कैसे इसको प्रयोग करते हैं। योग एक्सरसाइज में बहुत बड़ा अंतर यह है कि एक्सरसाइज जो है वो हम लोग कई तरह के होते हैं। अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो पहला है एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज। यानी एक्टिव है कि जो व्यक्ति जब बीमार हो खुद से वो कर सके, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार हो। पैसिव एक्सरसाइज वह एक्सरसाइज होती है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति करवाता है। वो मरीज, उस वक्त आदमी मरीज के रूप में परिणत हो जाता है, तो वह जो है खुद से एक्सरसाइज नहीं करता है। जैसे किसी को पाराप्लीजिया हो गया, हेमप्लीजिया हो गया, पैरालिसिस हम आम शब्दों में कहें, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो सकती है, पार्किंसंस हो सकती है, बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल ऑर्थोपेडिक बीमारियां होती हैं। तो वहां पर जो है जो एक्सरसाइज दूसरे करवाते हैं, डेट इज कॉल्ड पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज की भी, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति खुद करता है, इसके 3 प्रकार हो सकते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज जो है वो लोग करते हैं, पहला जो स्वस्थ है और भविष्य में स्वस्थ रहना चाहते हैं। दूसरा वे है जो बीमार हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो खुद से कर सकते हैं। और तीसरे वैसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने शरीर की मांसपेशियों को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। वैसे लोग जो है भी एक्सरसाइज करते हैं, और सभी एक्सरसाइज ये एक्टिव एक्सरसाइज के ही हिस्से आते हैं। इस एक्टिव एक्सरसाइज के भी अगर हम थोड़ा सा और इसको डिफ्रेंशिएशन करें तो उसमें ये होगा कि एक्टिव असिस्टेड, यानी एक्टिवली आप खुद भी कर रहे हैं लेकिन कोई चीज आपको असिस्ट कर रही है। असिस्ट करने में मशीन भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट भी हो सकता है। एक्टिव खुद हो गया, एक्टिव असिस्टेड होगा। तीसरा होता है एक्टिव रेसिस्टेड, यानी कि वी आर गिविंग सम वेट टू द पेशेंट सो दैट टू द पर्सन, नॉट पेशेंट, सो दैट ही विल गेट द सम रेसिस्टेंस टू द कंसर्न मसल, एंड सो दैट द मसल एट्रोफी विल बी देयर। क्योंकि मसल की डिस्ट्रोफी होती है, यानी मांसपेशी हमारी पतली हो गई है, उसको हम लोग मजबूत कैसे करें, उसके लिए हम लोग जो है रेसिस्टेंस देते हैं। आप जाते हैं जिम में, जाते हैं लेट पुलिंग एक्सरसाइज जिसमें हम वजन डाल के करते हैं, या बहुत सारे अन्य एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वहां पर वो एक्सरसाइज जो है हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिव रेसिस्ट, यानी कहीं ना कहीं कोई वजन होता है। कई बार हम लोग हाथ से, मान ली मैं एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा था, दिस इज कॉल्ड द एल्बो फ्लेक्शन। तो एक्टिवली इसको मैंने अगर जोड़ दिया, हाथ ताकत लगाई, तो ये जो है हमारा एक्टिव रेसिस्टेंट एक्सरसाइज हो गया। और इन सबों से भी मसल्स रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस का मैनेजमेंट होता है। क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं या करवाते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में डोपामिन और सीरोटोनिन का सेक्रेशन होता है, एंड लीड्स टू द कामिंग ऑफ द योर माइंड। तो वहां से भी स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। अब आते हैं हम योग पे, कि जैसा मैंने पहले कहा कि योग और एक्सरसाइज में क्या अंतर है। तो ये पहला अंतर ये था कि योग जो है, एक्सरसाइज जो है कोई व्यक्ति खुद से कर सकता है, करवा सकता है। योग आपको खुद से करना होता है या पार्टिसिपेटिव होना पड़ता है। जैसे हम लोग बातें अभी कर रहे हैं जूम मीटिंग के द्वारा, कई लोग ऐसी क्लासेस भी चलाते हैं और उसमें जो है सामने वाला व्यक्ति अपने गुरुजी को या अपने जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उनको फॉलो करते हैं और वहां भी योग करते हैं। तो योग जो है वो खुद से करने की चीज है, बाहर का लोग पैसिवली आपको नहीं करा सकता, वो इंस्ट्रक्ट करें, करना आप ही को है। दूसरा है, योग एक बहुत ही प्राचीन विद्या है जिसका कि मैंने पहले कहा कि वो कोई थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स उसका है लेकिन उसके लिए वो नहीं बना है। वह, जैसा हम योग के बारे में जानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, इसीलिए योग की मूल धारणा है। और जैसे यह धारिति इति धम्म, उसी तरह से योग के बारे में बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है। तो वहां पर एक बड़ा ही स्पष्ट है कि आपको योग में खुद से करना होगा, दूसरे लोग आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, करना खुद से। तीसरा है कि योग जो है अनकॉन्शियस लोग नहीं कर सकते, और आईसीयू में भर्ती मरीज है उसको आप फिजियोथेरेपी ही करा सकते हैं। एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के ही होंगे, मशीन फिजियोथेरेपी की ही लगेगी, वहां पर आप योग जो है मरीज को नहीं करा सकते क्योंकि वो बेहोश है। हम लोग बोलते हैं जीसीएस, ग्लासको कोमा स्केल, कनाई भी स्केल होते हैं, तो उसमें जो है आंख की मूवमेंट होती है, पिंच करते हैं, तो उस पर उसका आधार है। टोटल जो है 15 से 16 उसकी जो सबसे ज्यादा रीडिंग होती है। अगर 9 के नीचे अगर रीडिंग होती है, मैक्सिमम 15-16 होता है, उसके नीचे अगर रीडिंग है, तो 9 के नीचे अगर रीडिंग है तो वह व्यक्ति न एक्सरसाइज खुद से कर सकता है, न योग कर सकता है, उसको आपको
करवाना पड़े। लेकिन योग अगर 15 भी रहेगा तो भी वो खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि वो मरीज हैं, भर्ती हैं, और उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की नहीं है, शारीरिक स्थिति अभी नहीं है ऐसी कि वो अभी योग कर सके। और इन सबों का कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी योग प्रयोग करते हैं। तीसरी और अगली जो डिफरेंस है एक्सरसाइज और योग के जो आसन है उनमें, आसन के बारे में कहा है कि आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतु, यानी जितने जीव जंतु है उतने आसन है। लेकिन एक्सरसाइज के बारे में पहले बताया कि अलग अलग तरह के एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज जो है आपको आपकी मसल पावर, आपकी एज, आपके सेक्स, आपके शरीर की बनावट, आपके बॉडी मास इंडेक्स जिसको बीएमआई कहते हैं, उन सबको देख करके एक्सरसाइज कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मोटा है, काफी उसका वजन है, और उसको वजन कम करना है, हम बीएमआई जैसे 18 से 23 होता है वो नॉर्मल होता है। 23 के ऊपर से 23 से लेके 30 तक के बीच में, कई जगह 24 भी किताबों में लिखा हुआ है, 24 से लेके 30 तक जो बीएमआई बीएमआई होता है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर, वहां से हम लोग बीएमआई निकालते हैं। तो उस वक्त जो है, अगर हम 18 से ऊपर 23 के ऊपर से और 30 के बीच है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ओवर वेट है, वजन ज्यादा है। लेकिन 30 के ऊपर जिसका बीएमआई ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। उसमें क्लासिफिकेशन होती है, क्लास ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो वहां पर जो एक्सरसाइज होंगी वो वजन कम करने के लिए होंगी, और उनमें एक कैलोरी जो डाइट होते हैं उसके हिसाब से हम लोग कराते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जहां योग में कैलोरी का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, वहां पर अगर एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं वजन घटाने में, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, तो यू हैव टू टेक 500 किलो कैलोरीज लेस देन एवरी डे यू आर टेकिंग राइट नाउ। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 2000 किलो कैलोरी ले रहा है आज के दिन में, और उसको वजन कम करना है, तो उससे 1500 किलो कैलोरी लेने को, एक फिर अन्य विषय हो जाएगा कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक सप्ताह में करीब 3500, 7 into 500 कम्स अराउंड 3500 किलो कैलोरीज। तो 3500 किलो कैलोरी अगर आपका कैलोरी इनटेक कम हो गया एक सप्ताह में, देन यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर वेट बाय हाफ केजी। यानी 3500 किलो कैलोरी अगर आप कम करते हैं, कम लेते हैं एक सप्ताह में, तब आपका वजन आधा किलो कम होगा। और हम लोग का टारगेट होता है कि साल भर में लगभग अपने जो मूल बॉडी वेट है, मान लीजिए किसी का 70 किलो है, तो अगले एक साल में अगर वजन कम करना है तो उसको 7 केजी ही कम करना चाहिए। नहीं तो फिर शरीर में बहुत सारे इम्बैलेंस होने लगते हैं, मरीज गिर सकता है, आदमी गिर सकता है, कहीं से कमजोरी होने लगेगी, अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से वजन कम करते हैं, तब जाके वो एक्सरसाइज फायदेमंद होती है। उसमें डाइट का भी रोल है। लेकिन योग में ऐसा नहीं है, योग में कैलोरीफिक इंटेक नहीं होता है। योग की जो डाइट होती है वो तामसिक, सात्विक और राजसिक होती है, और इस आधार पर हम जो है लोगों को खाना देते हैं, और उसका डायरेक्ट कैलोरीफिक इंटेक से कोई संबंध नहीं होता है। योग में ऐसा माना गया कि सात्विक डाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किस तरह की डाइट लें। हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, उसमें कहीं कोई ऐसा डाइट, तो हम जो खाना खाते हैं उससे भी जो हमारा जो है स्ट्रेस का मैनेजमेंट होता है। अगर हम सात्विक डाइट योग में लेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस कम होगा, हमारे जो शरीर की ग्रंथियां हैं वो कम स्टिमुलेट होंगी, और उससे जो हमारी मानसिक शांति रहेगी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच या फास्ट फूड खाएंगे तो हमें लगातार भूख लगती रहेगी, लगातार हमें लगेगा ये खाएं, फिर हम कार्बोजिनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं उसको हम लोग ना शुरू करते हैं, जैसे कोला हो गया, पेप्सी हो गया। उससे भी जो, और ये सब जो है हमारे अंदर में जो इम्यून सिस्टम उसको कमजोर करते हैं, साथ ही साथ जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो हमारी जो है शांति भंग हो जाती है, हम बेचैन होने लगते हैं, और स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग फिजियोथेरेपी योग से जो है स्ट्रेस के मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें, योग में हम जानते हैं कि बहुत सारे, अगर ब्राह्मणी प्राणायाम से शुरू करें और तमाम जो अन्य प्राणायाम है वो सभी हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत बड़े हिस्से हैं। और इन सब पर हम लोग लगातार आने वाले क्लास में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि सिस्टर जी को मैंने कहा था कि मैं 15-20 मिनट ही यहाँ उपस्थित हो पाऊंगा, क्योंकि अन्य कुछ व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल में मरीज है। तो मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, यह कहते हुए कि भविष्य में फिर हम लोग एक बार लंबी चर्चा करेंगे, और इन विषयों पर आपसे हम लोग अपना आपसी बातचीत करके ज्ञानवर्धन करेंगे। आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ सर, 10 मिनट टाइम दे देते तो जिनका सवाल है थोड़ा सा लोग पूछ लेंगे बस, अगर टाइम है तो। हाँ हाँ ठीक है नितिन भैया, देख लीजिए, हाँ, जिनका सवाल है कुछ लोग
जी, तो जिनकी भी प्रश्नोत्तरी है वे हैंड रेस के माध्यम से एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अ, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रूपा दीदी का हैंड है जी दीदी। जी, प्रश्न पूछें। हाँ जी 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 सर, प्रणाम। सर, प्रणाम। आजकल महिलाओं में घुटने में दर्द ज्यादा हो रहा है। उसमें योग भी कर रही हैं, सात्विक आहार भी है, उसके बावजूद भी वो पीड़ित हैं। तो उनके लिए कुछ अभी आपके तरफ से कुछ विशेष हो, तो आहार में हो चाहे वो दिनचर्या में कुछ हो परिवर्तन, तो कुछ आप सर हेल्प करें जी, कृपया। प्रणाम सर। जी प्रणाम। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बिल्कुल सार्वजनिक प्रश्न है और समसामयिक भी है। घुटना के दर्द जो है, अगर कोई महिला है और पुरुष है, दोनों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर उम्र उनकी ज्यादा है, अगर 40 साल के ऊपर है, 50 साल 60 साल के आसपास है, तो ज्यादा संभावना है कि उनको ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, और अर्थराइटिस मीन्स उस जो ज्वाइंट है उसकी इन्फ्लामेशन, यानी उसमें सूजन। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, घुटने का जो दर्द है, जो कॉमनली जिसमें 90% में बात कर रहा हूँ, 10% अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, उसमें जो है किसी भी प्रकार की दवा का कोई रोल दुनिया में नहीं है। मैं एक कोटेशन है सीजे लोजार्डा अल्टमैन का, ये 1993 में जर्नल रिमेटोलॉजी में छपा था, और पेज नंबर 193 में है, जिसमें लिखा गया है कि फार्माकोथेरेपी हैज नो रोल ऑन डिजीज प्रोग्रेशन एंड मोर इनिशियली टू जनरल मेजर्स व्हिच इंक्लूड्स पेशेंट इंस्ट्रक्शंस, जॉइंट प्रोटेक्शन एंड फिजियोथेरेपी। कहने का अर्थ यह है कि अगर घुटना में दर्द है तो उसमें दुनिया की कोई दवा काम नहीं करती। आप दवा दे करके 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना दिन जो सिम्टम है उसको कम कर रहे हैं, उसको मास्क कर रहे हैं। यू आर हाइडिंग योर सेल्फ जस्ट लाइक शुतुरमुर्ग। तो उसके जो इलाज है, बचाव है, प्रिवेंशन। हम लोग जब भी मेडिकल साइंस से बातें करते हैं तो 3 चीजें होती हैं: इलाज, बचाव और पुनर्वास। तो तीनों में जो है फिजियोथेरेपी का रोल सबसे ज्यादा है, और उसमें बहुत ज्यादा दवा की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। दवा का कोई रोल ही नहीं है। हम कैल्शियम की बात नहीं कर रहे हैं, कैल्शियम कोई दवा नहीं है, यह एक डायट्रिक इंटेक है। आजकल ग्लूकोसामिन भी दिया जा रहा है, और वह भी जो कोई दवा प्रूफ बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से पीआरपी होता है, अंदर से हम लोग फ्लूइड निकालते हैं और उसको जो है जो कई ऑर्थोपेडिशियंस हैं उसमें जो है प्लाज्मा को निकाल करके उसमें जो है एक तरह से कुछ चीजें निकाल देता है, फिर उसको इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं घुटनों में। वो भी उसका इलाज बिल्कुल नहीं है। तो हम सबसे पहले अगर घुटना दर्द है तो वजन कंट्रोल करें, अच्छी फिजियोथेरेपी कराएं। फिजियोथेरेपी की पढ़ाई एमबीबीएस, एमएस, एमडी, डीएम, एमसीएच, डीएनबी में नहीं होती है। इसलिए से डू नॉट नो एबीसी अबाउट द फिजियोथेरेपी। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या होती है। पेशेंट को कह दिया था 4 दवा लिख दिया, एक पेन किलर लिख दिया, एक गैस की दवा लिख दी, कैल्शियम लिख दिया, एक मल्टीविटामिन लिख दिया, और कहा गया कि ये एक्सरसाइज घर पर कीजिए। श्रीमान, ये घर पर नहीं किया जा सकता है। आपको घुटने का दर्द है, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, कुछ दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना वहां जाके करवाएं। बहुत सारी ऐसी फिजियोथेरेपी की मशीनें हैं जिसको कि आप बाहर के क्लिनिक्स में नहीं पाते हैं। जैसे आईएफटी है, आईएफटी इंटरफेरेंशियल थेरेपी है। उसमें इतने सारे प्रोग्राम्स, जैसे मैं बता दूं, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, वेक्टर होता है, नॉन वेक्टर होता है, 4 चैनल है, 2 चैनल है। तो इस तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके ऐसे इतनी सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम सूट करेगा ये अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकते हैं और लगा सकते हैं। फिर मशीन भी आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, अब जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कीमत मान ली 20,000 है, सामने मेरे पास मोबाइल है, इसका कीमत 40,000 है। तो दोनों के बीच में जो है बहुत सारे अंतर होते हैं। तो ये जो अंतर होते हैं मशीनों में, वो भी आपके इलाज पर प्रभाव करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हमको एम्स दिल्ली में दिखाना है, हमको आईजीएमएस में दिखाना है, फिर आप दूसरे लोकल किसी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, ट्रीटमेंट पैटर्न बदल जाता है। हम लोग दिन भर सुभद्रा सिस्टर साथ में दिन भर यहाँ वहाँ की कॉल और रेफरल्स आते रहते हैं, पैरवी होती रहती है। तो फिजियोथेरेपी की मशीनें जो है वो अच्छी जगह जाएंगे, वहीं पर होगा। फिर मैंने पहले कहा, एक्सरसाइज इज मेडिसिन, व्यायाम दवा है। दवा के रूप में ही आपको एक्सरसाइज करनी है। आप कौन सा योग कर रही हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि योग के लिए, योग में कौन सा योग कर रही हैं, आपकी एक्सरे में कौन सी चेंज है, उस हिसाब से कौन सा योग कर रहे हैं। आपके बायोकेमिकल रिपोर्ट्स जो हैं, मान लीजिए आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, कैल्शियम कम है, पोटेशियम कम है, तो ये सब चीजें देखने के बाद जो एक्सरसाइज और योग करेंगे, विशेष अगर योग की हम क्लास बात करें तो योग में वैसे पढ़े हुए लोगों की संख्या नगण्य है। उनको जानकारी ही नहीं होती है कि सीआरपी बढ़ा हुआ है तो कौन सा योग करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को घुटना में दर्द है, इसमें 3 चीजें होती हैं।
पहला अच्छी फिजियोथेरेपी करनी है, दूसरा है ज्वाइंट पेशेंट इंस्ट्रक्शन। पेशेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, हम लोग एक प्रोवर्ब बोलते हैं कि इफ यू कैन सिट देन डोंट वॉक, इफ यू कैन वॉक देन डोंट रन। यानी कि आप अपने घुटने को बहुत ज्यादा उस पर दबाव नहीं दें, उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दें, आप उसको थोड़ा सा रेस्ट में रखें। और कौन सी एक्सरसाइज करनी है अच्छे फिजियोथेरेपी से सीखे, न कि यूट्यूब पर देख लें या कोई रील बना के सोशल मीडिया प्लेस कर रहा। उनकी क्योंकि आपकी उन्होंने एक्सरे नहीं देखी है, आपकी उन्होंने एमआरआई नहीं देखी है। हम लोग मेडिसिन और सर्जरी को फिजियोथेरेपी और योग से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि जहां दवा की जरूरत है उसको हम फिजियोथेरेपी से योग से ठीक कर रहे हैं, जहां सर्जरी है उसको हम, हमारे यहाँ प्रतिदिन सुबह सिस्टर जानती है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करके मरीजों को आगे लाते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे फिजियोथेरेपी से मिलिए। तो दूसरा था कि ज्वाइंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, पहला था हमारा फिजियोथेरेपी। तीसरा है कि आपको ज्वाइंट प्रोटेक्शन, यानी कई बार घुटने में दर्द होता है तो ज्वाइंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं। ज्वाइंट प्रोटेक्शन का अर्थ हुआ, जैसे हम लोग ब्रेस, नी ब्रेस दे सकते हैं, कई बार हम लोग मोजा टाइप का पहनने का दे सकते हैं। लेकिन कब देंगे, कितना उसको पहनना और किस तरह का होगा, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसाइड करेंगे। अच्छे फिजियो, ध्यान रखिए बहुत सारे क्वैक्स फिजियो में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एबीसीडी फिजियोथेरेपी जानकारी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फिजियोथेरेपी पर एमबीबीएस, एमएस, एमडी, डीएम, एमसीएच नहीं होती है। और हम लोगों ने स्टैनफोर्ड से लेकर हार्वर्ड तक की पढ़ाई की है। ऐसा विश्व का कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है जहां से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। तो कहने का अर्थ है उनसे मिले जो बेहतर फिजियोथेरेपी आपको एक्सप्लेन करे, आपकी समस्या बहुत कम होगी। इसके अलावा डिजेनरेटिव चेंजेस उम्र के साथ, मान ली किसी के बाल है वो पकते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या रहती है। लेकिन जो घुटने का दर्द है उसका मेन इलाज फिजियोथेरेपी और योग है। कौन सा योग फिजियोथेरेपी करना है उसके लिए आपको एक्सरे और रिपोर्ट साथ मिलना चाहिए। जी, अगला प्रश्न। जी, बिंदु दीदी, जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर। मुझे जी, प्रणाम। थायराइड, हाँ जी सर, मुझे थायराइड है तो मैं क्या करूँ उसके लिए? दवा तो खा रही हूँ 50 50 mg का। जी, आप जहां तक जानकारी लग रही है आप 50 mg जो है वो थायरोनॉर्म इस तरह की दवाई खा रही होंगी, थायरॉक्स खा रही 50 है। तो आपको जो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और इसके लिए जो है आपको बहुत सारे आसन। आपका वजन कितना है? वजन तो रुको तो देखी तो खड़ा होके बस कर रखो। जी। जी बता रहे हैं। हाँ, 56 95 दिखा रहा है। लगभग 57 किलो के आसपास हुआ है ना, ठीक है। जी हाँ। जी। कितनी है अंदाज है? 2 इंच 3 के आसपास आपकी हाइट हो सकती है, आपकी आवाज से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आवाज से तो मुश्किल जी होता है। और डॉक्टर साहब, कुछ पैर में मुझे दर्द है, टटाना जैसा होता है। वो थायराइड होती है, उनको पूरे शरीर में, यानी हाइपोथायराइडिज्म, उनको शरीर, पूरे शरीर में दर्द होती है, और दवा केवल उसका इलाज नहीं है। हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और अच्छा जी व्यायाम करें, उसी से आपको फायदा होगा। फिजियोथेरेपी करें। आपको बहुत सारे आसन होते हैं, योगासन होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना आपको देखे आपको ये सब नहीं करना चाहिए जब तक हम लोग एग्जामिन नहीं कर ले। होता क्या है कि जैसे हम ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं तो कई बार पैरासीटामोल ले लिया, कालपोल ले लिया, या एसीलॉक ले लिया, तो लोग एक्सरसाइज को वैसे ही समझते हैं। हमारे कई मरीज आते हैं, गलत एक्सरसाइज करने से उनकी बीमारियां बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक बार मिले, वैसे उसमें सर्वांग आसन, विपरीत करणी मुद्रा, ये सब काफी लाभदायक होती हैं। लेकिन ये सब मैं ऑनलाइन जो है उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने फिजिकली एग्जामिन नहीं किया है ना। तो इसलिए जी आप समय निकाल के आइए आईजीएमएस में, है ना। उस आधार पर हम लोग देखेंगे, आपकी दर्द की समस्या का भी होगा, आपसे बहुत सारे चेंजेज आपको मॉडिफाई करने होंगे, और थायराइड में भी लाभ होगा। जी, तो एक बार मिलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जी, अब सर्वांग आसन करें सर? नहीं ये सर्वांग आसन नहीं, ये मैं अभी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सर्वांगासन ही करें, क्योंकि मैंने जी आपको फिर से कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सरसाइज इज मेडिसिन, व्यायाम दवा है। और इसमें अगर थोड़ा इधर उधर होगा, हड्डी खसक जाएगी तो पैरालिसिस हो सकता है ना। इसलिए अच्छा। बिना देखे, बिना आप सर्वांगासन करने के पहले जो है आपको उत्तान जी पादासन करना होगा। उत्तान पादासन आप कैसे करेंगी फिर? अगर हम आपका हो सकता है कमर में दर्द हो, एक्सरे में आप जैसे बता रहे हैं कि आपको दर्द भी रहता है, हम एक्सरे में कराएं उसमें स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो, तो वो कैसे जी डायग्नोज?
पता लगा आपने उल्टा व्यायाम कर लिया और समस्या आपकी बढ़ गई। इसलिए फिर से बता रहा हूं, इतना आसान फिजियोथेरेपी योग नहीं है। अगर हम चिकित्सा की बात करें, चिकित्सीय लाभ के लिए बात करें तो बिना मरीज, हमारे पास प्रतिदिन ऐसे मरीज आते हैं जो गलत योग एक्सरसाइज से उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी को 5 एक्सरसाइज की जरूरत है वो 15 करते हैं। कोई ऑर्थोपेडिशियन बता दिया, कोई जनरल फिजिशियन, जिसने खुद से लीगली, हम लोगों ने आरटीआई से निकाला हुआ है, एमबीबीएस एमडी एमएस में या डीएनबी एमसीएच में कोई फिजियोथेरेपी की पढ़ाई नहीं होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के समय 60 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारे अपने पर्सनल और हम लोग के लोगों के चल रहे हैं, हम लोग के ग्रुप के चल रहे हैं, जो समाज की बेहतरी के लिए है। तो कहने का अर्थ, एक्सरसाइज करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। निवेदन यही रहेगा, मिलिए और फिर तब आपको एग्जामिन करके हम लोग बता सकते हैं, है ना। लेकिन आप अभी कोई आसन शुरू नहीं की, जो अभी कर रहे हैं हल्का फुल्का कीजिए, लेकिन एक बार मिल करके तब हम लोग वैज्ञानिक तरीके से चिकित्सकीय आधार पर आपको हम बता सकते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, एक लोग हैं, मेरा बेटा है, फैटी लीवर है, तो क्या है उसको खाना पीना? देखिए, फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऐसे करके कुछ आया होगा, है ना, ठीक है। जी जी फैट पर जो है एक मेटाबॉलिक समस्या है और इसकी दुनिया में कोई दवा नहीं है। आप बाहर में जाएंगे या कोई डॉक्टर विटामिन ई, ईवीएन 400 इस तरह करके कुछ लिख देते हैं, और मेन जी मुद्दा आता है कि वजन कम करना है ना, और खान पान सुधारना है। तो वजन जी कम करने के लिए फिर योग एक्सरसाइज की बात आ जाएगी। तो एक बार उसको उनको भी मिलवाइए। अगर ग्रेड ग्रेड 1 है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, योग एक्सरसाइज करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ग्रेड 2 है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ग्रेड 3 है तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो खान पान एक्सरसाइज इसका ही एकमात्र इलाज है, उसकी दुनिया में कोई दवा नहीं है फैटी लीवर की। जी कुछ आयुर्वेद में लीवर 52 ये सब लिख देते हैं, लेकिन वो सब एक टॉनिक है। वजन जरूर कम करना है, योग साइज छोड़ना है और खान पान को दुरुस्त रखना है, ये बिल्कुल आराम मिलता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो टोटली रिवर्सिबल है जी। और कोई प्रश्न? जी सर। जी जी सर, बहुत सर बहुत मेरा धन्यवाद सर, इतना साइंटिफिकली आपने बताया। जी सुषमा दीदी, जी दीदी। प्रणाम डॉक्टर साहब। जी प्रणाम। जी मैं कहना चाहती हूँ ना कि पालथी लगाकर बैठने में पैर मेरा सहायता नहीं करता है, क्योंकि 6 साल पहले मेरा घुटना में दर्द था। तो मैं जब से कंटिन्यू एलोपैथिक दवा खा रही थी, तो डॉक्टर लोग मुझे कुर्सी पर बैठने बोले, जमीन पर नहीं बैठने बोले और कमोड में जाने बोले। इस वजह से मेरा घुटना ऐसा खराब हो गया कि अब जमीन पर बैठ ही नहीं सकती। अभी तो 4 महीना से एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रही हूँ नितिन भैया के बताए हुए, लेकिन नहीं बैठ पा रही हूँ डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और बिल्कुल समसामयिक बात है, और बिल्कुल ये आपको लोगों ने गलत सलाह दी। हमारा मान लीजिए जैसे मैं एल्बो यानी मेरी कोहनी है, देखिए मैं इसको मोड़ रहा हूँ, इसका रेंज जो है 120 से 30 डिग्री के बीच होता है, किसी का 115 का भी हो सकता है। उसी तरह घुटना का जो रेंज होता है, नॉर्मल जो रेंज होता है, यानी कितना मुड़ता है घुटना, वह 120 से 30 डिग्री होता है। किसी किसी को 40 डिग्री होता है, लेकिन 120 जो मोटे लोग होते हैं उनका होता है। एलोपैथ में समस्या क्या है कि वो कह देंगे कि आप मत बैठिए। क्या कमोड की का जो आविष्कार आज से 1000 साल पहले या 500 साल पहले हुआ था? नहीं हुआ था। आदमी नित्य जो अपने कर्म होते हैं, प्रतिदिन के कर्म होते हैं, उसको कैसे करता है? सिंपली जैसे हमारी प्रकृति ने बनाया है वैसे बैठ के करते हैं। कुत्ता घोड़ा बिल्ली जिसको भी देखिए, उसको तो कोई कमोड की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे यहाँ गलत सलाह दे दी जाती है, और इस पे मैं ऑर्थोपेडिशियंस को बहुत रगड़ता भी हूँ। हाँ, कि आपने क्यों सलाह दे दिया, तो बोलते नहीं नहीं इसका ये कारण। अरे कारण क्या है? आपने नॉर्मल जॉइंट है जो मान मेरी आंखें, तो मैं जबरदस्ती चश्मा नहीं लगा लूंगा ना, मेरी आंखें जो नॉर्मल है, और तो मुझे अगर मेरे धुआं से अगर कोई इरिटेशन हो रही तो मैं धुएं क्यों हटाऊंगा? क्यों कह दूंगा कि आप देखिए ही नहीं। तो कहने का अर्थ है ये आपको गलत सलाह दी गई कि आप सिर्फ कमोड ही यूज करें। ये गलत सलाह है। आपकी उम्र कितनी है? 61 उम्र है, 65 और वजन है 61। जी। तो आपकी 60 साल की उम्र में जो भी आप बता रही 5 साल 6 साल से आपको मना कर दिया गया, उस वक्त आपको कमोड पर नहीं, सिंपल इंडियन टॉयलेट पे ही बैठना चाहिए था। और हम अगर बैठते हैं तो हमारी जो घुटने की मांसपेशियां, उसको हम लोग आगे जो मांसपेशियां होती है उसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, देयर 4 मसल्स है। तो चारों मसल्स जो है, जैसे वेस्टस हमारा जो इंटरनल ऑब्लिक होता है, इस तरह जो मसल्स है हमारे, तो और पीछे जो होते हैं उसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं, सेमीटेंडिनोस सेमिनोस ऐसे मसल्स होते हैं। तो हम उन घुटनों की जो मसल्स है, हम कमोड पर बैठ करके उनके पूरे प्रयोग की क्षमता को हमने कम कर दिया। तो जब कम कर देंगे तो आपको हमेशा समस्या होगी, उसको तो हमें मजबूत करना है ना।
तो लोगों ने कह दिया कि आप कमोड यूज कीजिए। कमोड में कितना होता है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, मैक्सिमम 90 डिग्री, उससे ज्यादा आप नहीं मोड़ सकते हैं कमोड पर जब हम आप बैठते हैं तो, है ना। तो उससे क्या हुआ, तो शेष 40-50 डिग्री है, अगर तो 40 डिग्री रेंज है तो 90 अगर मुड़ रहा है तो हमारा 50 डिग्री हो गया, या 30 डिग्री या 40 डिग्री तो हो ही गया। वो जो है यानी लगभग एक चौथाई, एक तिहाई जो मांसपेशी है, या कई बार एक आधा जो मांसपेशी है आपकी क्वाड्रिसेप्स जो है, वो आपकी यूज नहीं हो रही है। तो जब यूज ही नहीं होगी, आप पालथी जब मारती है तो उसमें पूरा यूज करना पड़ता है, तो आपको दिक्कत देगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि उस चीज को हम वहीं पर ठीक करते जो मेन समस्या है, उसके लिए आपको बढ़िया से फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, तभी आप जो है होगा। आपके अगर 65 है, उम्र 61 साल है, हाइट कितनी है आपकी मैडम? हाइट है 5 फीट 2 इंच। 5 फीट 2 इंच, तो लगभग आपका वजन जो है 52-54 kg के आसपास, बहुत ज्यादा ओबीज भी नहीं है, यानी कि लगभग 5-7 किलो आप कम कर सकते हैं, लेकिन लगभग चलेगा वो। तो आप जो है अच्छी फिजियोथेरेपी करें, कभी आके मिले या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। ये ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आजकल मेडिकल जी साइंस बिक रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे फिजियोथेरेपी, एमबीबीएस, एमडी, जो भी हो, नर्सिंग हो, सबकी। तो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिले जिनको बहुत नॉलेज हो, जो लॉजिकल बात कर रहे हो, तार्किक बातें करते हो, जिनको ज्ञान हो, उनसे आप मिलिए और उनसे ही इलाज कराइए। आपको 2-3 महीने फिजियोथेरेपी अच्छे से करनी होगी, हो सकता है 1 महीने में या बहुत आपको आराम मिल जाए, और तब आप देखिए आराम से बैठ पाएंगे। जी। जी सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप आईजीएमएस में आके रूम नंबर 105, हमारा हम लोग के 3-4 जगह हो गए हैं, तो रूम नंबर 105 जो है इंडियन बैंक है, वहाँ एक ही बैंक है जी आईजीएमएस में, सुभद्रा सिस्टर जानती हैं और सभी लोग जानते हैं। तो उसके ठीक सामने हम लोग का चैम्बर है, 105, 105 है ना। वहां जी पर जी। जी आकर 11, 11:30 मिलिए हमसे। इसके अलावा हमारी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी आईजीएमएस हम लोग का डिपार्टमेंट शुरू किया गया है। जी बिल्डिंग नंबर है 22 नंबर बिल्डिंग है, और उसके छठे तल्ले पर है, तो वहां मैं 2 बजे से बैठता हूँ, है ना, ठीक है। तो अभी ठीक जो है सर। नंबर 105 में इंडियन बैंक में सोम, ऐसे मेरा दिन होता है यूजुअली मंगल और बृहस्पति को, ऑफिशियली में हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन आपको मंगल और बृहस्पति को होगा, लेकिन आप किसी भी जी दिन आप शनिवार को छोड़ करके आके मिल सकती हैं 11, 11:30 में। वहाँ स्टाफ रहते हैं, उनको बोलिएगा रत्नेश सर से दिखाना है, आपको मुझसे मिलवा देगा। आप रेफरेंस, इस मीटिंग का रेफरेंस देंगी, सुभद्रा सिस्टर और नितिन जी का रेफरेंस देंगी, आपका काम आसानी से हो जाएगा। जी, धन्यवाद सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कोई प्रश्न? हाँ सर, ऐसा है कि सारे लोग पटना से नहीं हैं। कुछ आपकी आवाज कट रही है, दिल्ली आवाज कट से रही है आपकी। हैं, अजनपुर से, बाहर बाहर के लोग हैं, लखनऊ से, कानपुर से। तो वो लोग सारे के लोग तो पटना नहीं आ सकते हैं, तो जो लोग जहाँ होंगे इसका बेनिफिट, बाहर बाहर के भी लोग हैं, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, इस तरह से। तो पटना सारे लोग तो आ नहीं सकते हैं, तो जो लोग जहाँ हैं वहीं पे ट्रीटमेंट करवाएंगे ना। जी जी, आप ऐसा करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, कॉल नहीं करेंगे। जो लोग भी हैं वो अपना रिपोर्ट्स भेज देंगे, उस पर मैं उनको कुछ एडवाइस कर सकता हूँ। और जो बाहर के लोग हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 87, कृपया नोट कर लीजिए, 8789853665, 8789853665। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। जी जी, मिल गया। जी, 8789853665 जी। ये आप इस पर काइंडली जो है आप मैसेज करेंगे, है ना। और मैं जो भी संभव होगा, मैं रात में 12 बजे, 1 बजे भी, जहाँ मैं रात में लगातार कुछ ना कुछ, अभी भी मैं कल रात भी एक एग्जाम ही दे रहा था, मैं एग्जाम देता भी हूँ। तो अब जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं श्योर आई विल गिव यू माई सर, एक और एडवाइसेस। रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस क्लास से जुड़ेंगे तो हम लोग का मेन क्लास 5 बजे सुबह होता है, संडे एंड सैटरडे। तो हम लोग ये रहेंगे कि आप इस क्लास से जुड़िए, तो आपका आगे भी उसमें 100, 150, 200 लोग रहते हैं, तो उस क्लास में भी जी हम जी लोग को बेनिफिट मिले, तो बीच बीच में आप क्लास भी ले सकते हैं। और आप योग से जुड़े, बाबूजी से भी मिले हैं सर, सर ने बाबूजी के भी क्लास में बहुत सारे ऑर्गेनाइज, और अभी भी प्लान सर का था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बाबूजी से क्लास हो, लेकिन बाबूजी जी इस बार जी रोक नहीं पाए, तो हम लोग की अगली तैयारी वही है
कि बाबूजी के हाँ माध्यम से साइकेट्रिक पेशेंट प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सर का ये बहुत बड़ा ये है कि हमारे साइकेट्रिक पेशेंट भी कैसे सही हो, इसके लिए बाबूजी का क्लास रखा जाएगा। तो हम लोग उसी पे कार्य करने के आगे सोच रहे हैं, देखते हैं कितना सक्सेस। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इस क्लास में टाइम दिए, और इतने बिजी में मतलब टाइम नहीं था सर के पास, फिर भी सर ने टाइम निकाला हम लोग के लिए। तो अगर किन्हीं का सवाल नहीं हो तो क्लास एंड किया जाए। सर का थैंक्स बोलते हुए जी नितिन भैया प्रणाम। जी जी दीदी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। देखिए इतना कीमती समय उन्होंने हम सबके लिए निकाला और इतना अच्छा जो है हमें ज्ञान हमें दिया कि स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ में जोड़ करके और इतना अच्छे से उन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, प्रणाम। जी जी, देखिए आपका धन्यवाद सभी का जी आभार। जी प्रणाम सर। देखिए आपका नितिन भैया समय नहीं है नहीं गुड़गांव तो से हैं, और ये इस टाइम का क्लास भैया के इसमें ही चलता है हम लोग का, कि जी सब जी लोग जी। कैसे आगे बढ़े। तो भैया ने नाम दिया है सूर्य साधना, जिस पे त्राटक किया जाता है सर। तो यही क्लास रहती है इस टाइम की, तो बस इसमें 25-30 लोग जुड़ते हैं। बाकी अपना मेन क्लास 5 बजे सुबह है, जो सर को मालूम है। इस लिंक में भैया भेज देंगे एडमिशन सबका भी, तो सर भी जुड़ सकते हैं। जी प्रणाम, बहुत बहुत आभार जी सभी को। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी फिर मिलते हैं आपसे। जी सर प्रणाम, जी धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आगे क्लास के लिए वेट रहेगा जब भी टाइम मिले आपको।